सोवियत यूनियन की एक स्पेस स्टेशन में ऑर्बिट के दौरान एक इलेक्ट्रिकल फेल्यूर हुआ और उसका ग्राउंड स्टेशन से कनेक्ट टूट गया। खुशकिस्मती थी कि सैल्यूट 7 नामी इस स्पेस स्टेशन में जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त उसमें कोई ग्रह मौजूद नहीं था, लेकिन पावर फेल्यूर के साथ ही ये काबू से बाहर हो गया और अपने ऑर्बिट से भी निकल गया। ये मसला सोवियत यूनियन की स्पेस हिस्ट्री में खड़ा होने वाला सबसे गमगीन मसला था। 27,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से होता हुआ एक अनकंट्रोल स्पेस स्टेशन उसी टाइम किसी बम से कम नहीं था। इस पर वापस कंट्रोल पाने के लिए सारे ऑप्शन फेल हो चुके थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके सोवियत यूनियन का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। नाजरीन, अमेरिका और सोवियत यूनियन के कोल्ड वार के दौरान दोनों कंट्रीज अपनी ताकत का मुजाहरा करने में मसरूफ थे। ताकत का ये शौक जहां करोड़ों रुपयों का सयान था, वहीं इन सब के दौरान वर्ल्ड वॉर दोनों कंट्रीज की जानिब ऐसी चीज़ें भी इन्वेंट की गई जिनका फ़ायदा आज तक हम उठा रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट, जेट एयरक्राफ्ट और ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट यानी जीपीएस। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे को दुनिया की नज़र में नीचा दिखाने के लिए ऐसे कदम भी उठाने लगे जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता था। और जब ये बात हुई तो स्पेस रेस का नाम पहले नंबर पर आता है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे से इतनी ज़्यादा पोजेस हो चुकी थी कि इनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मशीन लॉन्च करना था। इसी रेस के दौरान 1970s में दोनों कंट्रीज की जानिब से कई स्पेस स्टेशन लॉन्च किए गए जिनका मकसद स्पेस में मुख्तलिफ चीज़ों पर रिसर्च करना था। सोवियत के इस स्पेस स्टेशन को सैल्यूट का नाम दिया गया, जबकि यूएस ने अपने स्पेस स्टेशन के प्रोग्राम को स्काईलैब का नाम दिया। ये स्पेस स्टेशन छोटे होते थे और इनको एक ही वक्त में लॉन्च कर दिया जाता था। स्पेस में लिमिटेड रिसर्च करने के बाद इनको वापस अर्थ पर लाया जाता था। अब कंपटीशन ये था कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक इसे अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में स्टे करवाएगा। दोनों के बीच तसादुम इतना गहरा था कि जब यूएस ने अपने स्पेस गिरोह को एस्ट्रोनॉट्स का नाम दिया तो सोवियत ने ये नाम भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बल्कि उन्होंने अपने गिरोह को कॉस्मोनॉट्स का नाम दिया गया। 1980s में सोवियत ने यूएस को सबक सिखाने के लिए उनको छोटे छोटे स्पेस स्टेशन से हटकर एक फुल फ्लेज बड़ा मेर स्पेस स्टेशन बनाने का फैसला किया। इसकी डेवलपमेंट में काफ़ी डिले हो चुका था और उस वक्त 15 सैल्यूट 6 स्पेस स्टेशन स्पेस में अपना टाइम पूरा कर चुका था। लिहाजा जब तक वो मीर स्पेस स्टेशन लॉन्च करते, सोवियत ने सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन लॉन्च कर डाला, क्योंकि वो उस टाइम के दौरान स्पेस में अपनी प्रेजेंटेंस बनाए रखना चाहता था। सैल्यूट 7 के खास बात ये थी कि उसमें आगे और पीछे डॉकिंग पॉड्स थे। उन डॉकिंग पॉड्स की मदद से ऑर्बिट के दौरान उसके साथ दूसरा स्पेस गिरोह आकर अटैच हो सकता था, जिससे गिरोह की रोटेशन और सप्लाईज की डिलीवरी एक ही वक्त में मुमकिन थी। अप्रैल 1982 में सैल्यूट 7 को प्रोटॉन रॉकेट के जरिए लॉन्च किया और 30 मई को उसमें गिरोह के एक मिशन के लिए भेजा गया, जिसमें उन्होंने अपने 211 दिन रहकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इनका टास्क 28 kg वजनी एक रेडियो सैटेलाइट को स्पेस स्टेशन को के ट्रैश एयर लॉक के जरिए लॉन्च करना था। ये किसी भी बैंड स्पेस व्हीकल से लॉन्च होने वाली पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। सैल्यूट 7 का पहला साल तो कामयाब गुजरा, लेकिन उसके बाद एक एक करके रुकावटें पैदा होती रही। 9 सितंबर 1983 को कॉस्मोनॉट्स से एक फ्यूल टैंक ज़ीरो प्रेशर को नोट्स किया गया। ये किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, क्योंकि ज़ीरो प्रेशर का मतलब
है कि एक टैंक बिल्कुल खाली हो चुका है। जांच पड़ताल के बाद स्पेस स्टेशन से बाहर फ्यूल लीकेज का स्पॉट ढूंढ लिया गया। आपको यहाँ बताती चलूँ कि स्पेस में एटमॉस्फेयर के प्रेशर न होने की वजह से स्पेस स्टेशन अगर सुई जितना भी सुराख होगा तो स्पेस का मेन्यू उसमें से सब कुछ खींच लेगा, और ऐसा ही सैल्यूट 7 के फ्यूल टैंक के साथ हुआ था। ये सुराख मजीद डैमेज ना करे, इसलिए उसको वक्त पर बंद करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन बदकिस्मती से कॉस्मोनॉट्स के पास कुछ टूल्स की कमी थी। ग्राउंड स्टेशन ने सिर्फ टूल्स की डिलीवरी के लिए सैल्यूट 7 तक एक दूसरे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसको सैल्यूट 7 से जाकर डॉक करना था। इसमें एक्स्ट्रा ग्रो और ज़रूरत के टूल्स भी मौजूद थे। ये रिपेयर उस दौर का बहुत कॉम्प्लेक्स एयर वर्क कहा जाता है, जिसमें कॉस्मोनॉट्स को स्पेस स्टेशन से बाहर जाकर वेल्डिंग करनी थी। स्पेशल टूल्स और कोल्ड वेल्डिंग की मदद से आखिरकार फ्यूल टैंक के सुराख को बंद कर दिया गया। सैल्यूट 7 की ये रिपेयर बहुत इम्प्रेसिव तो थी, लेकिन आने वाली मुश्किल इसके साथ इसको मुसीबत में बदलने वाली थी। 1984 में सैल्यूट 7 के कॉस्मोनॉट्स स्पेस स्टेशन को ऑटो पायलट मोड पर रखकर सोवियत स्पेसक्राफ्ट के जरिए वापस अर्थ आ गए। अब स्पेस स्टेशन की मॉनिटरिंग सोवियत ग्राउंड की जिम्मेदारी थी, जो कि ये रिमोटली कर रहे थे। कॉस्मोनॉट्स को लौटने के चंद महीनों के बाद 11 फरवरी 1985 वाले दिन अचानक सैल्यूट 7 का ग्राउंड स्टेशन टीम के साथ कांटेक्ट टूट जाता है। फॉल्स लॉक में देखा गया तो मालूम पड़ा कि ऑर्बिट में मौजूद सैल्यूट 7 के अंदर किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिकल सर्च हुआ है। ग्राउंड टीम ने राब्ता वापस से बहाल करने के लिए सेकेंडरी कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। अब सैल्यूट 7 के साथ कनेक्ट तो बहाल हो गया, लेकिन इसके फौरन बाद एक दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्च हुआ और अब तो स्पेस स्टेशन के साथ हर किस्म का कांटेक्ट टूट गया। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो अपना ऑर्बिट से भी हट गया, जो कि सोवियत के लिए एक खतरनाक लम्हा था। 16 मीटर लंबा स्पेस स्टेशन में ना किसी गिरोह की बल्कि खामोश और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। ये खबर यूएस तक पहुंची तो इनके लिए इनसे अच्छा मौका नहीं था कि वो अपने कार्गो बे शटल की मदद से सैल्यूट 7 को कैप्चर करके वापस अर्थ तक लाए और फिर दुनिया की नज़र में हीरो बन जाए। ये काम सोवियत यूनियन भी कर सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उसके वक्त ग्राउंड शटल पे काम चल रहा था, इसलिए सैल्यूट 7 को कैप्चर करना सोवियत के लिए इम्पॉसिबल था। दुनिया की नज़र में सोवियत यूनियन इस मामले को लेकर काफ़ी लाचार था, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि वो कॉस्मोनॉट्स को भी भेजकर उससे रिपेयर करें। ये काम उस सूरत काफ़ी आसान होता जब स्पेस स्टेशन लाइव हो, क्योंकि उसमें लगा डॉकिंग मैकेनिज्म ऑटोमेटिक तरीके से दूसरे स्पेस क्राफ्ट के साथ जुड़ता है। सोवियत यूनियन का इरादे का मतलब था कि 27,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ऑर्बिट करने वाली स्पेस स्टेशन पहले मैनुअल ट्रैक किया जाएगा और फिर स्पेस स्टेशन को उसके साथ अलाइन करके मैनुअल टॉक करना होगा। और अब इस पूरे प्रोसेस में एक छोटी सी भी गलती भेजे गए गिरोह की जान भी ले सकती थी, पर इस ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। 6 जून 1985 को सोवियत स्पेस ग्राफ को सैल्यूट 7 के रेस्क्यू के लिए लॉन्च किया गया और इसमें लेज़र रेंज फास्टेड भी इंस्टॉल किया गया। इसमें सैल्यूट 7 की रेंज मालूम कर सकेंगे। कॉस्मोनॉट्स ने अपने साथ नाइट विजन गॉगल्स भी ले गए, क्योंकि उससे हो सकता है कि मैनुअल लॉकिंग उस वक्त करनी पड़े जब बिल्कुल अंधेरा हो। 2 दिनों तक का रेफ्ट करने के बाद कॉस्मोनॉट्स को फाइनली सैल्यूट 7 के करीब पहुंच गए। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने नोटिस की वो मिसअलाइनेड सोलर पैनल्स थे, जिसका मतलब था कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में लगे सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिकल एक्टिवेट के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो सोलर पैनल की पोजीशन हर वक्त सूरज की तरफ रखे हुए होते हैं। लेज़र रेंज पॉइंटेड की मदद से
पहले खुद को सैल्यूट 7 के अंदर अलाइव किया और फिर उसके रोटेशन को अपने स्पेस क्राफ्ट से मैच करके वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेस स्टेशन के करीब जाते गए और फाइनली वो सोवियत को सैल्यूट 7 के साथ मैन्युअल टॉक करने में कामयाब हो गए। अब वो मरहला आ चुका था जिसका सबको इंतज़ार था, क्योंकि किसी को भी ये मालूम नहीं था कि सैल्यूट 7 क्यों बंद हुआ था और उसके अंदर कौन सा खतरा छुपा हुआ है। टॉकिंग के बाद जब तक उन्होंने सैल्यूट 7 को हेज खोला तो फौरन उसको सख्त ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, क्योंकि काफ़ी अरसे तक सैल्यूट 7 का पावर लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से अंदर का हीटिंग सिस्टम भी बंद था। बिल्कुल अंधेरा था, अंदर हर चीज़ जमी हुई पाई गई। 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जिसके लिए सैल्यूट 7 का इंटीरियर डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। दोनों कॉस्मोनॉट्स ने गर्म कपड़े पहने थे और तीनों हैचेस खोलकर सैल्यूट 7 के अंदर चले गए। इनके पास एयर क्वालिटी टेस्टर भी थे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा शो हो रही थी, जो इस बात का इशारा थी कि यहाँ आग लगी हुई थी। दोनों कॉस्मोनॉट्स को सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि सैल्यूट 7 का सर्कुलेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इन दोनों की सांस में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड अंदर के माहौल को और ज़्यादा डेंजरस बना रहा था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि एक वक्त में सिर्फ एक कॉस्मोनॉट ही सैल्यूट 7 के अंदर रहेगा। दोनों गिरोह के लिए स्लाइस का भी बहुत बड़ा इशू था। उनके पास सिर्फ 8 दिनों का खाना था, मगर वो थोड़ा थोड़ा भी इस्तेमाल करेंगे तो खींच कर उनके पास सिर्फ 12 दिनों के सप्लाईज थी। लेकिन सैल्यूट 7 में क्या मसला था जानने और इसको रिपेयर करने में 12 दिन से भी ज़्यादा वक्त तक लग सकता था। खैर, जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ट्रबल शूटिंग शुरू की गई तब मालूम पड़ा कि सिर्फ एक सर्विस सिस्टम के खराब होने की वजह से पूरा स्पेस स्टेशन बंद हुआ है। ये सेंसर बैटरीज में लगता है जो उनको ओवरचार्ज से बचाता है। जब ये ख़राब हो गया तो बैटरीज को चार्ज हो ही नहीं दे रहा था और आखिरकार बैटरीज पूरी तरह से ट्रेंड हो गई और पूरा सिस्टम बंद हो गया। सेंसर को बदलने और सोलर पैनल्स को डायरेक्शन चेंज करने के बाद हैरत अंगेज टास्क एक बार फिर से सैल्यूट 7 को जिंदा कर दिया गया और अगले 1 साल तक ये मिशन का हिस्सा ही रहा। ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन ने अपना सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन मिर भी लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद सैल्यूट 7 की कोई भी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसको ऑर्बिट को ही रखने का फैसला किया गया। मिर के एक गिरोह ने स्पेस क्राफ्ट के जरिए सैल्यूट 7 तक भी ट्रेवल किया और स्टेशन टू स्टेशन ट्रांसफ़र करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। सोवियत सैल्यूट 7 को मज़ीद स्पेस में रखना चाहते थे, इसके लिए इसको 475 किलोमीटर के हायर ऑर्बिट में भेज दिया गया। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन ग्लेप्स के बाद फंडिंग इश्यूज और दूसरे मसाइल की वजह से सैल्यूट 7 से ध्यान हट गया और वो अपना ऑर्बिट कम करता करता एक दिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में अनकंट्रोल्ड री एंट्री कर बैठा और साउथ अमेरिका के ऊपर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। इस तरह सोवियत यूनियन की आखिरी सैल्यूट 7 का दी एंड हो गया। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। शुक्रिया।